हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन शॉट भी लेकर रखा है, तो आप इसको देखकर सारे फॉर्मूले रिवाइज करके इन टॉप 50 क्वेश्चन को देख सकते हैं और आपको हर 50 वैरायटी के डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं 50 वैराइटीज़ से आपका JEE मेंस और नीट के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे ही आपको देखने को मिलेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। तो अगर आप इसको करते हैं तो गारंटी से आप वहाँ JEE मेंस और नीट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज। हम लोगों ने यूट्यूब पे टॉप 50 क्वेश्चन के कई चैप्टर्स करा दिए हैं, जैसे GOC, IUPAC, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो आप उन 4 चैप्टर्स को भी देख सकते हैं और ज़रूर आपकी कॉन्फिडेंस में बूस्टअप होगा अगर आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एनोड रे से रिलेटेड। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और नॉट ट्रू फॉर एनोड रेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एनोड रे के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हमें थोड़ा सा याद मैं करा दूँ आपको एनोड रे के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं एनोड रे की बात याद थोड़ा करा देता हूँ, तो वहाँ क्या होता था, एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, याद होगा आपको। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ करता था और इस तरह से वोल्टेज सोर्स लगा रहता था। यहाँ पर हमारी 2 प्लेट लगी रहती थी, ठीक है। और हम लोग क्या करते थे, इसमें गैस फिल कर देते थे। क्या कर देते थे, गैस फिल कर देते थे। कोई भी गैस हो सकती है, गैस फिल कर देते थे। और फिर हम क्या देखते थे इसमें कि बहुत सारी रेज इधर, अगर हम बात करें तो इधर इसकी तरफ आ रही है। ये हमारा इधर से अगर हम जाएंगे तो इधर करंट का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, निगेटिव होगा। प्लेट्स होगी, ये हमारा हो जाएगा एनोड, ये होगा हमारा कैथोड। तो होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ रेज आती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ आती हैं। तो इसी को बहुत स्पीड से आती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं कैथोड रेज। क्या बोलते थे, कैथोड रेज। तो कैथोड रेज होता क्या है, जो यहाँ से जो गैस फिल होती है, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस फिल हुई है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता था, जैसे हाइड्रोजन है, चाहे कोई भी गैस हो, हीलियम गैस, कोई भी गैस है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन जो भी हमारा गैस फील्ड है उसके करेस्पॉन्डिंग। तो होता क्या था, जैसे H2 है और हमारा हाइड्रोजन एटम, यहाँ H2 मॉलिक्यूल है, वो टूट के, हाइड्रोजन एटम टूट के यहाँ से H++ एक इलेक्ट्रॉन देता था। और इलेक्ट्रॉन बहुत बंडल्स में निकलते थे, रेज के फॉर्म में निकलते थे। और इसी को हम लोग बोलते थे क्या, कैथोड रेज। और कैथोड रेज आर नथिंग बट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज आर नथिंग बट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम जो गैस भरेंगे, मान लेते हैं हम N2 गैस भर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में N++ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन होता था वो भी कैथोड रेज की तरह होता था, ठीक है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होता था, ये कैथोड रेज की तरह काम करता था। हम लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखा भी होगा कि कैसे कैथोड रेज क्या होता है। कैथोड रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड। इतना आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एनोड रेज का पूछा है। तो एनोड रेज में क्या होता है, बोलते हैं जो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है क्योंकि नेगेटिव नेचर का है। और ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज, ये जो हमारे पास ये सब बन रहे हैं, एटम के आयंस, पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, वो इधर चले जाते हैं। तो इन्हीं को बोल देते हैं एनोड। एनोड पे एनोड रेज, क्योंकि ये भी रेज के फॉर्म में जाते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल के पास जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, चार्ज पार्टिकल है तो डिफ्लेक्टेड तो होगा, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेकिन हमें बताना क्या है, नॉट करेक्ट। इनमें से एनोड रे के लिए गलत कौन है। फिर उसके बाद देयर E/M रेशियो डिपेंड ऑन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब यूज टू प्रोड्यूस एनोड रेज। कह रहा है E/M रेशियो डिपेंड करता है, E/M रेशियो डिपेंड ऑन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब एनोड रेज के लिए बोलते हैं कि E/M रेशियो जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट सही है, हाँ ये सही है। अब कैसे सही है उसकी बात करेंगे। तो E/M रेशियो नेचर ऑफ गैस क्या, तुम अगर हाइड्रोजन गैस फिल किए हो तो H+ होगा, नाइट्रोजन गैस फिल किए हो तो N+ होगा। मतलब E/M रेशियो हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। बोल रहा है E/M रेशियो एनोड रे का कांस्टेंट होगा, नहीं, E/M रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, वो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये तो सही है।
ये गलत है। दे आर प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, हाँ ये आयनाइजेशन से होने से होता है, ठीक है, ये बात भी सही है। अब मैं आपको ये कंफर्म बताता हूँ ये गलत क्यों है। अगर हम बात करें E/M रेशियो कैथोड रेज के लिए, तो कैथोड रेज के लिए E/M रेशियो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁻19 कोलॉम, और मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ही मास लेंगे, तो आ जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। ये हम किसके लिए, कैथोड रेज के लिए। तो कैथोड रेज के लिए तो E/M यही आएगा, हर बार वही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी वही रहेगा और हम बार बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। लेकिन कैथोड रेज में क्या होगा, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन मास किसका लेंगे, एक बार हाइड्रोजन का लेंगे, एक बार नाइट्रोजन का लेंगे, तो मास बार बार चेंज होता रहेगा, और मास चेंज होने से जो E/M रेशियो एनोड के लिए होगा वो चेंज होता जाएगा, तो वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, गलत है। E/M रेशियो एनोड रेज के लिए कांस्टेंट नहीं होता है, E/M रेशियो कैथोड रे के लिए कांस्टेंट होता है। किसके लिए कांस्टेंट होता है, कैथोड रे के लिए, एनोड रेज के लिए कांस्टेंट नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड रे के स्टेटमेंट को समझना था यहाँ पर। अगर जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट क्लास में अपना पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन इजीली कर सकता है, और हम लोगों ने कराया भी तो उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का है। तो बोला है इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इनमें से क्या नहीं होता है। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या था। तो हम मान लेते थे एटम होता था, ठीक है, थोड़ा मान एटम बना लेते हैं, थोड़ा साइज़ बड़े सा साइज़ बना लेते हैं। ये हमारा एटम है, ठीक है, सॉरी हाँ, मान लेते हैं कोई हमारा स्फेरिकल एटम की तरह बना लेते हैं। एटम में हमें पता है न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन अराउंड मूव करते हैं, और ये न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ करता है, ठीक है, न्यूक्लियस में। तो अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या करते थे, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पहला क्या होता था कि बहुत सारे स्पेस खाली होते हैं, तो जो हम अल्फा रेज पास करते हैं तो बहुत सारे सीधे निकल जाते हैं, बहुत सारे क्या निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। बहुत सारी रेज क्या होते हैं, सीधे निकल जाती है। कुछ जो इसके पास आती हैं वो कुछ एंगल से निकल जाती हैं, कुछ एंगल से निकल जाती हैं, कुछ एंगल से। ऐसा क्यों होता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। किसके नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव नेचर। हीलियम प्लस न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम प्लस प्लस। अब जो इसके जस्ट सामने आ गई, न्यूक्लियस के जस्ट सामने आ गई, वो क्या कर जाती थी, रिवर्ट बैक कर जाती थी। क्यों, पॉजिटिव, और हमारे न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, तो ये रिवर्ट बैक कर जाती थी। तो इसीलिए पता चल जाता था कि न्यूक्लियस में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब देखते हैं इसमें क्या बात सही है। तो बहुत सारी रेज पास कर जाती थी, कुछ रेज एंगल से निकल जाती थी, और कुछ रिवर्ट बैक हो जाती थी, क्योंकि यहाँ से एंट्री तो कर नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर है, तो ये रिवर्ट बैक कर जाएगी। तो यहीं से हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की भी बात किया करते थे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या करा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास थ्रू द विदाउट डिफ्लेक्शन। हाँ ये बात सही है, बहुत सारी रेज बिना डिफ्लेक्शन के निकल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी रेज निकल जाएंगी, ठीक है। और दूसरा क्या करा है, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द न्यूक्लियस। कुछ ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से पास करो, नहीं न्यूक्लियस से कोई आगे पास ही नहीं कर सकता। क्यों, न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर का है और ये भी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर के, तो कोई भी रेज न्यूक्लियस से पास नहीं कर सकता। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ। करा ए फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्ट। हाँ कुछ अल्फा पार्टिकल जो इसके पास से थोड़ा गुजर के जाएंगी, थोड़े से मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, तो क्या होगी, जस्ट दूर, तो क्या हो जाएंगी, कुछ एंगल पे निकल जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट भी कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल गोइंग नियर द न्यूक्लियस आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। हाँ वही बोला कि जो न्यूक्लियस के बहुत नियरली होगा वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ये भी सही है। लेकिन स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है स्टेटमेंट भी, क्योंकि बोल रहा है कि इफ़ यू अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कोई पास ही नहीं कर पाएगा, जो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन के कारण पास ही नहीं कर पाएगा। तो बोला क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ ए रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। हमें वेवलेंथ दे दिया, मतलब वेवलेंथ दे दिया और हमें वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर क्या होता है, वी बार इजिकल टू 1/λ, वी बार इजिकल टू 1/λ, वी बार इजिकल टू 1/λ। तो वहाँ 1 लैम्डा दिया हुआ 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10⁻⁹ कर देंगे, 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 600 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1000 मल्टीप्लाई 10⁻6 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 600 लिख सकता हूँ। 0 से 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/3 इंटू 10⁻6। अब 5/3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻6, और ये 1/λ है तो मीटर है, तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा,
हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले नैनोमीटर में जो था उसको मीटर में बदल दिया, ऊपर जाएगा मीटर इन्वर्स हो जाएगा इसका यूनिट, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इन्वर्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वी बार इज इक्वल टू 1/λ। फॉर्मूला पता होगा, क्वेश्चन सॉल्व, बस सिंपल कैलकुलेशन करना। हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो रेडिएशन की अलग अलग एनर्जी दी हुई है। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ λ1 एंड λ2। अगर हमें एनर्जी का, दो रेडिएशन की अलग अलग एनर्जी दी है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा। तो एनर्जी और वेवलेंथ में हमें ऑर्डर पता होना चाहिए क्या होता है। तो अगर आपको पता हो एनर्जी और वेवलेंथ के फार्मूले से रिलेटेड, तो आपको पता है E इज इक्वल टू hc/λ। तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा hc/λ1 और E2 क्या हो जाएगा hc/λ2। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से E1/E2 क्या आ जाएगा, E1/E2 आ जाएगा λ2/λ1। अब E1 की एनर्जी क्या दी है 25 और E2 की एनर्जी क्या दे दी है 50, λ2/λ1। 25 बन जाए 25, 25 टू जा 50। तो यहाँ से क्या आ जाएगा λ1 इज इक्वल टू 2λ2, λ1 इज इक्वल टू 2λ2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, λ1 इज इक्वल टू 2λ2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम, यहाँ 3+ होगा क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होगा, तो इसके लिए हमें निकालना है। अब बात करते हैं, अगर हम रेडियाई के लिए फॉर्मूला याद करें तो रेडियाई के लिए फॉर्मूला क्या होता था, R इज इक्वल टू A0n²/z, ठीक है। A0 तो कांस्टेंट होता था, याद रखो यहाँ फिफ्थ ऑर्बिट दिया तो n भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो बस R किसके प्रोपोर्शनल होगा Z। तो R1/R2 हो जाएगा क्या Z2/Z1 हो जाएगा, क्योंकि n कांस्टेंट है ना, फिफ्थ ऑर्बिट दोनों के लिए पूछा है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ R1 हमारा क्या है हीलियम प्लस, R हीलियम प्लस, और R2 क्या है R लिथियम 3+, लिथियम 2+ होगा, लिथियम 2+। तो अगर मैं बात करूँ तो Z1 किसका होगा, हीलियम का यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और लिथियम का यहाँ ऊपर आ जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। तो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस और रेडियस ऑफ लिथियम प्लस क्या हो जाएगा 3:2, क्या हो जाएगा 3:2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट है A0 कांस्टेंट था, n कांस्टेंट था, तो उसको पुट नहीं किया, बस केवल Z1 Z2 से आंसर बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा, इन द बोहर ऑर्बिट व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ तो एक्चुअल में होता है क्या है, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आता है जो हमारे पास, अगर हम सिंपल से सोचें तो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हम बात करें काइनेटिक और पोटेंशियल में, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पहले हम इसकी बात करें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½kZe²/r, और पोटेंशियल एनर्जी होता है -kZe²/r। अब आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -½ क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ओवरऑल माइनस साइन आएगा, तो -½ ठीक है। तो आपको ये फार्मूला भी पता चल गया, आपको याद भी होना चाहिए। और टोटल एनर्जी हम इस तरह से निकालते हैं, En इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। ये जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक है। अब निकालना शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना, रेशियो ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या करना है टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है -kZe²/r, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है -½ kZe²/r। तो ये तो पूरा कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/1 मतलब +2 यहाँ पर बोल सकते हैं। तो P/T क्या आ जाएगा 2:1 या +2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला याद होना चाहिए हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फार्मूला याद होगा, क्वेश्चन ईजिली हो जाता है।
तो P अपॉन टी का रेशियो 2:1 या P अपॉन टी इज इक्वल टू +2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, लेकिन आपको टोटल एनर्जी तो पता है ना। तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने देखा ही है कि -13.6 Z² अपॉन n²। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर हम बात करें टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ रिलेशन होगा। तो माइनस टाइम मतलब जो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो प्लस का 13.6 Z² अपॉन n² आएगा। और हमें बोला क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, +13.6 1² अपॉन 2², n की वैल्यू 2। तो क्या आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+। तो हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी की ही बात कर रहा है, तो हम निकालना सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूँ, फार्मूला हमें पता ही होता है कि एनर्जी का फार्मूला तो ये होगा ना, एनर्जी का फार्मूला अगर हम बात करें तो हो जाएगा En = -13.6 Z² अपॉन n², मतलब Z² अपॉन n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकाल लेंगे, मान लेते हैं कि E1 अपॉन E2 कर देते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ, हम क्या कर देते हैं, हीलियम है, एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाई हमें किसका निकालना है, एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+। तो हमें क्या निकालना होगा, Z² मतलब हीलियम, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें हीलियम प्रेजेंट है उसका स्क्वायर। अपोजिट हो जाएगा तो यहाँ पर n² चला जाएगा, n क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, तो n बेरिलियम कौन से एक्साइटेड उसका स्क्वायर अपॉन Z बेरिलियम का स्क्वायर। ठीक है, हीलियम प्लस यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर हीलियम प्लस, यहाँ बेरिलियम 3+, बेरिलियम 3+, ये रेशियो निकालना है। अब Z हीलियम का हमें पता है 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। हीलियम किस ऑर्बिट में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 3 हो जाएगी। बेरिलियम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, और 4 4 जा 16 यहाँ हो जाएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा, आ जाएगा क्या 1:9। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट इज, क्या हो जाएगा। तो इसमें कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करना सिंपल है, पहले हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी वही सेम है। तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट के लिए होता है 2.18 × 10⁻6 Z/n। तो मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n होती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू Z1 और Z1/n1। तो क्या अलग अलग ऑर्बिट के लिए पूछा था, हाँ, तो Z1/n1। अच्छा, यहाँ पे बोला है बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम x, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए बतानी है। तो Z को तो कांस्टेंट रख देते हैं, तो बस क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा n के प्रोपोर्शनल होगा तो n2/n1 आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो n2/n1 आ जाएगा। V1 क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम के लिए x, V2 निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, और फिर हमें थर्ड के लिए निकालना है तो यहाँ हो जाएगा। तो V2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 3V2 इज इक्वल टू x, दिस सिम्बलाइज V2 इज इक्वल टू x/3। तो V2 क्या आ जाएगा, x/3। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, B इज़ द करेक्ट आंसर, V2 इज इक्वल टू x/3। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम प्लस आयन एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3। शायद हमने इसी तरह का क्वेश्चन कर लिया था, फिर से कर लेते हैं। रेशियो ऑफ द एनर्जी का बताना है
और एटम भी अलग है और वो भी अलग है। तो बस क्या करते हैं, E1/E2 कर देंगे, और हमें पता है Z² और N² के प्रोपोर्शन होगा, तो क्या हो जाएगा Z1² मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा N2² Z2²। बस अब हीलियम प्लस की और लिथियम प्लस बेरिलियम 3+ की, तो इसका 2 का स्क्वायर और बेरिलियम का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और N1 और N2 का स्क्वायर, तो N1 क्या हो जाएगा, अगर हम ऑर्बिट के लिए बात करें तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये 16/16 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/9, तो क्या आ जाएगा 1:9। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन शायद ये रिपीट हो गया, तो इस तरह क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है -13.6 Z²/N²। ठीक है, तो डायरेक्टली एनर्जी डायरेक्टली क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा Z²/N²। तो इसी से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, इफ़ R इज़ द राइडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन देन वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज इज। ठीक है, यदि R राइडबर्ग कांस्टेंट है तो R इजिकल टू क्या, RH इजिकल टू, बस हमें फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, तो हमें किसका रिलेशन निकालना है, फर्स्ट लाइन इन द लाइमर सीरीज। ठीक है, वेव नंबर, तो फॉर्मूला होता है V बार इजिकल टू RH Z², यहाँ R ही लिख रहा है तो R लिख देते हैं, RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। अच्छा, फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज़ के लिए क्या होता है, फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है, तो लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन 2 to 1 होगा, यही होगी ना, 2 से 1 पे लाइमन सीरीज 1 से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 2 से 1 वाली पहली लाइन आ जाएगी। तो N1 क्या हो जाएगा, N1 हमेशा क्या है याद रखना है कि N1 हायर लेवल, तो N1 ये हो जाएगा, मतलब N1 क्या हो जाएगा 1, मतलब ये जो हमारा ये होता है, और ये हमारा N2 हो जाएगा। ठीक है, लोअर लेवल और ये हायर लेवल, सॉरी यहाँ कर लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से हमें ये पता चलता है, इसको हम N1 मानेंगे और इसको N2 मानेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं बस। तो RZ² यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो 1² हो जाएगा, 1/N1 1² माइनस 1/2²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा R, एलसीएम ले लेंगे 1/1 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पर R 4 लेंगे तो 4 - 1 3R/4 आ जाएगा। 3R/4 की वैल्यू क्या है, ये V बार की वैल्यू है, ये V बार की वैल्यू है ना वेव नंबर के लिए, तो वेव नंबर क्या आ जाएगा 3R/4। ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 3R/4 V बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले पे लगेगा, बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ द लिमिटिंग लाइन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फार्मूला क्या लगेगा, अगर हम थोड़ा आइडिया रख लें तो फार्मूला वही लगने वाला है। तो क्या होता है V बार इजिकल टू RH Z² 1/N1² 1/-1/N2²। ये फॉर्मूला लगा चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके लिए, तो एटॉमिक हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 हो जाएगा, तो R × 1 का स्क्वायर, और बामर सीरीज है लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है लास्ट लाइन। तो N1 तो हो जाएगा 2 और N2 हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा N2 इनफाइनाइट। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, और ये V बार आया है, हमें वेवलेंथ निकालना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से आ जाएगा R 1/4 और 1/∞ 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा R/4, ये V बार, लेकिन V बार क्या होता है 1/λ होता है, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा इजिकल टू आ जाएगा, लैम्डा इजिकल टू आ जाएगा 4/R, और 1/R जो होता है 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 4 × 912, तो ये 3648 एंगस्ट्रॉम, मतलब आसपास ही आएगा। ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, याद करना होगा। तो हम लोगों ने 1/R को यूज कर लिया इसी तरह से 912, ये आ जाएगा 3648, जो कि आसपास आ रहा है 3644 के, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। बोल रहा है द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन स्टॉप बाई अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट। तो ये दिया क्या है, ये स्टॉपिंग वोल्टेज दिया, स्टॉपिंग वोल्टेज दिया हुआ है 0.35 वोल्ट। एंड द रेडिएशन लैम्डा की वैल्यू दिया है
256 पॉइंट से, मतलब ये हम लैम्डा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वर्क फंक्शन हमें W0 बताना है। तो अगर हम बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला क्या होता है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे जाता है, ये लाइट, ये एच न्यू की लाइट जाएगी, एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन होगा और यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी के लिए जितना इसको रोक सके स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फार्मूला क्या होता है, E इजिकल टू W0 प्लस के मैक्स। W0 निकालना है, एनर्जी के लिए लैम्डा दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, एनर्जी के लिए लैम्डा दिया हुआ है, तो एनर्जी के लिए लैम्डा अगर नैनोमीटर में दिया तो 1240 अपन लैम्डा नैनोमीटर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। W0 आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है, तो हमारे लिए और आसान हो गया। काइनेटिक में एनर्जी E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो 1240 लैम्डा नैनोमीटर में कितना दिया हुआ है, 2.56। W0 स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.35 वोल्ट दे दिया, तो ये 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W0 प्लस 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W0 क्या आ जाएगा, 4.83 माइनस 0.35, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा, 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्क फंक्शन फॉर द सिल्वर मेटल इज 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, 2 पार्टिकल ऑफ मासेज m and 2m हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर इन द रेशियो। ठीक है, मतलब मास चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो अगर मुझे इसमें एक रिलेशन पता हो तो ये रिलेशन पता होना चाहिए था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2mk। mk क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए इक्वल है, मास ही चेंज हो रहा है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, h दोनों के लिए होगा, तो बस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा m2 और नीचे चला गया m1। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो m1 क्या दिया है m, और m2 क्या दिया है 2m, m1 दिया है m, तो m2 क्या दिया हुआ 2m, तो 2m m2 2m और m1 m, ये आ जाएगा 2। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2, तो 2/1 मान सकते हैं, अंडर रूट 2/1, अंडर रूट में 2/1। तो ऑप्शन हमारा डी, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, √2/1। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या करा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताओ। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन किसको बोलते हैं, डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी को। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी के बराबर है, या फिर हम डेल्टा एक्स को एम डेल्टा वी के बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक। ये हमें दिया हुआ है, जिसको चाहे उसको यूज कर लेंगे, इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, ठीक है। हमें पूछ क्या रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब इस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज़ करना सही रहेगा। अगर मैं HUP की बात करूँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो उसकी फॉर्मूला क्या आती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है। हमें पता है डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें वेलोसिटी निकाला है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, m डेल्टा वी, और डेल्टा एक्स को भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर दिया हो m डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा m² डेल्टा वी का स्क्वायर, क्योंकि मुझे यही निकालना है, डेल्टा वी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये h/4π ही रहेगा, तो डेल्टा वी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, h/4π m²। जब इसको अंडर रूट में भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, h/4π m², तो 4m² 2m बाहर बन के निकलेगा, तो डेल्टा v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2m अंडर रूट में h/π, क्या हो जाएगा 1/2m अंडर रूट में h/π। तो डेल्टा v का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/2m अंडर रूट में h/π। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1/2m अंडर रूट h/π। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 3f ऑर्बिटल। 3f ऑर्बिटल के लिए क्या क्वांटम में होगा, तो n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो कट गया। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू f के लिए
SPDF 0 1 2 3। F के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, L के लिए N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 3। ऑप्शन ही नहीं दिया है तो हमारा गलत हो जाएगा ना, 0 1 2 3। F के लिए L की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो ये भी गलत और ये तो गलत होगा ही होगा। N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 3, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है ना, ये हो सकता है L की वैल्यू 3, N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 3। अब F की वैल्यू पहले तो हम डिटरमाइन, F के लिए क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं बोला ना कि 3f1 है या 3f2 है, हमें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बोला नहीं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो एक रेंज होना चाहिए, केवल एक वैल्यू कन्फर्मली नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसलिए गलत हो गया। दूसरी बात, n=3 हो, l=3 हो, ऐसा एग्जिस्ट करेगा नहीं, मतलब हमें पता है कि 3f ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि ये हो सकता है यदि हमें इलेक्ट्रॉन दिया होता, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर। मान लो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी होता तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि m की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 16 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परमिसिबल। तो इसमें याद कर लेना, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक थर्ड क्वांटम नंबर से, ये बात है। और l की वैल्यू, l हैविंग n वैल्यू रेंज फ्रॉम -m, l की वैल्यू हमेशा छोटी होगी और m की वैल्यू -l to l होती है, और स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। अब यहाँ देख लो कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा परमिसिबल नहीं। तो क्या ये परमिसिबल है, हाँ n4l3 हो सकता है और m0 हो सकता है, तो ये हो सकता है। n4l2 हो सकता है, m1 हो सकता है। क्या n और l बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो यही आंसर हो जाएगा। n4l0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर मैं बात करूँ n4l0 मतलब 4s है, ये हो ही नहीं सकता। n4l2 मतलब ये 4d है, n4l3 मतलब ये 4f है, लेकिन n4l4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम बात करें तो n4 मतलब ये हम बात कर रहे हैं 4G नहीं होता, 5G से स्टार्ट होता है, ठीक है। और l कभी n=l कभी n के बराबर हो ही नहीं सकता, तो जो कि दिया हुआ है, इसीलिए ये क्वांटम नंबर परमिसिबल नहीं है, परमिट नहीं करता, मतलब ये गलत है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नोट से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा पहले हम नोट के बारे में जान लेते हैं। तो नोट के लिए कुछ फार्मूला याद कर लेते हैं। रेडियल नोट दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है रेडियल और होता है एक एंगुलर। रेडियल नोट, इसको स्फेरिकल नोट भी बोलते हैं, और एंगुलर नोट, इसको स्फेरिकल नाम से भी जाना जाता है, स्फेरिकल। इसका फॉर्मूला होता है n-l-1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस है ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर -1, और एंगुलर नोट l होता है। आप दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नोट आ जाएगा, तो टोटल नोट क्या आ जाएगा, n-1। अब इसमें देख लेना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो द नंबर ऑफ टोटल नोड इज n, नहीं n-1 होता है, तो ये गलत हो गया, करेक्ट बताना। द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन एन ऑर्बिटल इज n-l-1, हाँ ये सही है, तो ये सही होगा। नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन एन ऑर्बिटल n-1, नहीं l होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ द अबव भी गलत है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्या है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनर्जी से रिलेटेड सवाल है। तो अगर हम एनर्जी से रिलेटेड सवाल की बात करें तो हमें कुछ ऑर्डर याद होने चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में बढ़ते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, 5f, 6d, 7p। अब देख लो इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सा गलत है। क्या 6p पहला सही है कि नहीं, 4f ठीक है, 4f के बाद 7s, 5d, 6p गलत, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा 7s, 6p, 5d, 4f, ये सही लग रहा है। 4f के बाद 6p नहीं, गलत है। 7s के बाद 4f फिर 6p गलत है, तो यही होगा, इसको हम देख लेंगे और ऑर्डर मैच कर लेंगे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बताना अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है, अबाव प्रिंसिपल से ही आता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें देखना है तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो मतलब n+l जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा मान लेते हैं n+l सेम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, अगर n+l सेम हो जाता है दो ऑर्बिटल्स के,
तो हम क्या देखेंगे, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, n की वैल्यू ज़्यादा, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। अब हम देखते हैं सबके लिए n+l कैलकुलेट। इसके लिए n+l कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 2 6, बाकी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, केवल n+l। इसके लिए 5, इसके लिए 4 और इसके लिए 5। तो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा फर्स्ट, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी है। अब 2 में सेकंड और फोर्थ दोनों बराबर आ रहा है, तो अब इसमें n की वैल्यू देखो, तो फोर्थ की n की वैल्यू ज़्यादा, तो फोर्थ आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड, और लास्ट में हमारा जिसमें सबसे कम है वो है थर्ड, तो थर्ड हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, सबके लिए n+l कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा n+l की वैल्यू होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यदि n+l बराबर हो जाता है, n की वैल्यू को देखकर ज़्यादा एनर्जी मान के सॉल्व कर लेंगे, और जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे कम एनर्जी का होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें क्वांटम नंबर के बारे में बात करना है। तो एटॉमिक नंबर 19 है, तो एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब इसमें ही सारे क्वांटम नंबर बताने हैं। तो n की वैल्यू तो आ जाएगी 4, l की वैल्यू क्या आ जाएगी, s ऑर्बिटल के लिए 0, m भी क्या आ जाएगा, अगर l 0 तो m 0, स्पिन +½ या -½ जो भी ले लो। तो ये कौन सा ऑप्शन में, n = 4 l = 0, ये कई ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है 4s1 के लिए, तो n तो 4 यहाँ से दिख ही रहा है। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती ही है, अगर l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी क्या होती है 0, स्पिन क्या हो जाएगा +½ और -½ तो यहाँ +½ है तो चलेगा, कोई दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहा है मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट विल बी शोन बाय, कौन सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो अब देख लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट में n × n+2। तो जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और म्यू मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो जिसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं, डी में 5 डब्बे होते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से बना लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3d5 के लिए। तो 1 2 3 4 5 ऐसे डब्बे बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5। 3d2 के लिए बनाएंगे तो कैसा बनेगा, 5 डब्बा बनेगा, 2 हो जाएगा। 3d9 के लिए अगर बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ बना दिया। और 3d7 के लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, 2, यहाँ 1 और यहाँ पे 3। इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। अब हमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, इसमें 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d5 में मिल रहा है सबसे ज़्यादा, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। 5 के बाद 3 और फिर 2 फिर 1, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें है। तो 3d5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका सबसे ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकलना है। हमें पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 × 10⁻−19 मल्टीप्लाई बाई 6.022 × 10⁻23। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 96300। ठीक है, तो यही आ जाएगा 96300 का मतलब क्या आ जाएगा, 96300। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विद द वॉल्यूम ऑफ एटम, एज्यूम द न्यूक्लियस एंड एटम्स आर स्फेरिकल। तो हमें पता है एटम ये होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। तो जो एटम का साइज होता है उसको माना जाता है, एटम का साइज जो रेडियस माना जाता है वो होता है 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम
मतलब 10⁻10 मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉम एक एंगस्ट्रॉम। और जो हमारा न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो होता है 10⁻15 फेम्टो ऑर्डर होता है। अब हमें इसका रेशियो निकालना है तो क्या कर देंगे, बस सिंपल। और हमें वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, तो 4/3 πr³ अपॉन 4/3 πr³ कर देंगे। और यहाँ रेडियस किसका लेंगे, न्यूक्लियस का, यहाँ रेडियस किसका लेंगे, एटम का ले लेंगे। ये कट जाएगा सब। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है 10⁻15 का क्यूब, और रेडियस ऑफ एटम क्या हो जाएगा 10⁻10 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 10⁻45 और ये आ जाएगा 10⁻30। तो 10⁻45 डिवाइडेड बाई 10⁻30, तो 10⁻45 प्लस 30 तो आ जाएगा 10⁻15। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई 10⁻15 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। करा है, इफ़ द रेडियस ऑफ NH सेल इज इतना एंगस्ट्रॉम फॉर हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम सेल। तो पहले हम सोच लेते हैं कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होता है, वो होता है E0 n²/z। ठीक है, और उसी nth सेल के लिए हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी होता है 2.18 × 10⁻6 Z/n। और हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है वो तो पता ही है, 1 हो जाएगी। और n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। इसके लिए यह 2.116 एंगस्ट्रॉम, यहाँ भी ये एंगस्ट्रॉम में ही आता है। तो हमें पता है E0 की वैल्यू आती है 0.529। ठीक है, अब Z की वैल्यू हमें n²/z की वैल्यू निकालनी है। तो n² के लिए हमें निकालना है और Z हमें यहाँ भी 1 पता है। तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा। तो n² = 4, दिस सिम्बलाइज n क्या हो जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 1.094 टाइप का, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन 10⁻6 वाला ही होगा, 1.9 समथिंग जो भी है 1.09। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस n ही निकालना था, ये जो हमें दिया था n निकालने के लिए दिया था, हम लोगों ने निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, विच ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ हैज सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वल करना है। रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। कुछ करना नहीं है, फार्मूला होता है E0 n², विच ऑर्बिट, ये n निकालना है। एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4, रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट के बराबर होना चाहिए, वो होता है A0 n²/z की वैल्यू क्या हो जाती है हाइड्रोजन के लिए 1। तो सेम ऑर्बिट बोला है, किस ऑर्बिट के लिए रेडियस ऑफ द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। तो A0 = A0/4 n²। तो A0 से A0 कट गया तो n² क्या आ जाएगा 4। तो n = 2, मतलब सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये रेडियस बराबर हो जाएगी। मैंने जो बोला था वही कर दिया। इन्होंने बोला कि किस बोहर ऑर्बिट बेरिलियम के लिए ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगी, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट निकाल लिया और रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ उस nth स्टेट के लिए निकालना है। दोनों को बराबर कर दिया, n की वैल्यू निकाल दी और वही हमारा क्या होगा, ऑर्बिट होगा। अब हम चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ सेकेंड में n = 2 के लिए निकालना है। तो A0 n की वैल्यू 2² और z की वैल्यू 4, तो 4 A0/4 A0, हाँ इसके लिए भी A0 आता था और यहाँ भी A0 आ रहा है, तो बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डी ब्रॉगली इक्वेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड क्रिकेट बॉल। तो होता है जो डी ब्रॉगली इक्वेशन होता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लगता है ना, मैक्रोस्कोपिक, क्रिकेट बॉल पे नहीं लगेगा। तो तो एक लाइन नोट करके लिख लेना, डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा = h/mv बोलते हैं ना, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
अल्फ़ा पार्टिकल इन सब के लिए लगेगा ना, इस क्रिकेट बॉल के लिए नहीं लगेगा, बहुत कम आ जाएगा ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट फ्रॉम रेस्ट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट इज। तो बहुत लोग को लग सकता है कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा कि लैम्डा इजकल टू अंडर रूट में 150/3 एंगस्ट्रॉम, लेकिन याद रखना वहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान के आता था आंसर, तब हम ये फॉर्मूला अंडर रूट में 150/v वोल्ट लगा देते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है लैम्डा इजकल टू h/अंडर रूट में 2m³ ही लगाना होगा। किनेटिक एनर्जी चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, तो h2 तो 2 रहेगा ही, मास अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। हीलियम 4 ही होता है ना, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्टेज को भी रहने दें और h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 6.63 इंटू 10⁻34, और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कुल मिला के 0.101 अंडर रूट में भी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। इस फार्मूले को याद करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू पुट कर दिया, 2m की वैल्यू पुट कर दिया, चार्ज पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ रहेगा, 2 इंटू 1.6 होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, हीलियम प्लस प्लस, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये सॉल्व करने पे ही आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करा है कि हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व दे दिया है 4πr² ψ² इंटू r का, और बताना है कि ये किस ऑर्बिटल के लिए दिया हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ कितने नोड बने हुए हैं, ये तो यहाँ से स्टडी करा, 1 नोड, 2 नोड, और यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 3 नोड है। नहीं, मतलब थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन, अगर ये थोड़ा सा हमें इसमें हमें बताना चाहिए था, शायद ये क्रॉस ना करे इसको, तो हम मान के चलते हैं कि क्रॉस नहीं करा, क्योंकि पूरा अगर होता तो आगे यहाँ तक बनाता। तो कुल मिला के इसमें रेडियल नोड कितने दिख रहे हैं, 1 और 2, तो रेडियल नोड 2, तो जिस एग्जाम्पल में रेडियल नोड 2 हो जाएंगे, देख लेना कि अगर हो सके, क्योंकि ये कट क्रॉस करता था हम इसको मानते थे, यहाँ तो स्टार्ट करा, इसको नहीं मानेंगे नोड, ये नोड है कन्फर्म है, ये अगर आगे थोड़ा यहाँ बना देता तो मान लेते। तो अभी के लिए हम रेडियल नोड 2 मान के सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन आता है। तो अगर मैं रेडियल नोड 2 की मान करूँ तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो 3 - l की, s के लिए l की वैल्यू 0, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये याद रखना, l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होती है d के लिए, और 3 होती है f के लिए। मैं यही पुट करने वाला हूँ, तो 3 l की वैल्यू 0 -1, ये आ जाएगा 2। सिमिलरली 3 l की वैल्यू 1 और -1, तो आ जाएगा 1। यहाँ 3 l की वैल्यू 2 -1, तो ये आ जाएगा 3 - 2 -1 0। यहाँ 4 -1 l के लिए और -1, ये आ जाएगा 2। यहाँ 5 d के लिए l की वैल्यू 2 -1, तो ये आ जाएगा 5 - 3 = 2। तो अगर हमारे पास 2 और रेडियल नोड है तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही एक होगा नहीं, क्योंकि अगर 3 वाला होता तो कोई ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा है, तो 3 आ भी नहीं रहा है, तो हम 2 ही नोड से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर भी आएगा। ऑप्शन आ जाएगा ए वाला, डी वाला और ई वाला, तो ए, डी एंड ई हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम गलती से 3 भी कर लेते तो हमारा आंसर नहीं आता, हमें पता चल जाता कि ये 2 ही नोड की बात कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया, मतलब हमें 3 नोड दिया हुआ तो इसको ग्राफ को यहाँ एक्स्ट्रा प्लॉट करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये रेडियल नोड दिए हुए हैं, हम लोगों ने उसके फॉर्मूले से बता दिया कि कौन सा ऑप्शन इस कर्व के लिए सही है। तो ए, डी और ई में 2 नोड पाए जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑर्बिटल डज नॉट हैव स्फेरिकल नोड, मतलब किसके पास रेडियल नोड नहीं है। मतलब क्वेश्चन कुल मिला के ये कर रहा है किसके पास रेडियल नोड 0 है, रेडियल नोड 0 है। तो रेडियल नोड 0 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1 होता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उधर इसको भेज दें तो n-l = 1 जिसके लिए आएगा उसका रेडियल नोड 0 हो जाएगा। n-l निकाल लेते हैं, इसके लिए n-l निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 0, ये तो 2 आ जाएगा। यहाँ 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 - 0 3 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा। तो रेडियल नोड किस में नहीं होगा ना, तो जिसमें n-l की वैल्यू 1 आ गई वही होगा। तो हमारे पास कुल मिला के इसमें रेडियल नोड नहीं होगा। ये अच्छा ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, 1s।
1s के लिए n-l-1 अगर मैं निकालूँगा अभी तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, -1 तो ये 0 आ जाएगा। तो यही इसी ऑर्बिटल के पास रेडियल नोड क्या होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है, इन द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड, मतलब अबव प्रिंसिपल कहाँ नहीं काम कर रहा है। तो अबव प्रिंसिपल कहता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो अबव प्रिंसिपल ये कहता है इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s, फिर 2p में, जब तक यहाँ कंप्लीट नहीं होगा आगे नहीं जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, इस तरह से उसका बात है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास 2s 2p टाइप का ऑर्बिटर है, ये 2s 2p इसको भी मान लिया, 2s 2p इसके लिए मान लिया, 2s और 2p मान लिया, मान भी सकते हैं क्योंकि है भी इस तरह से। तो बताओ कि अबव प्रिंसिपल कौन, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्बिटर है जहाँ 2s को कंप्लीट किया बिना 2p चला गया। तो इसमें 2s के बाद 2p आया है, फिर इसमें भी 2s के बाद 2p आया, यहाँ भी 2s के बाद 2p आया, लेकिन यहाँ 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे नहीं, 2p में चले गए, जो कि गलत तरीका है। तो यहाँ अबव प्रिंसिपल क्या हो गया, वायलेट हो गया। अबव प्रिंसिपल क्या हो गया, वायलेट हो गया। अबव प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फिल होगा, मतलब पहले लोअर एनर्जी को पहले पूरा फिल कर लेंगे, फिर हायर एनर्जी में जाएंगे, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ अबव प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है। बोला द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हून रूल एंड अबव प्रिंसिपल आर वायलेटेड, मतलब तीनों रूल वायलेट हो। तो सबसे पहले हम तीनों रूल को समझ जाते हैं। अबव प्रिंसिपल को हम लोगों ने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भरना चाहिए। और बाकी हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल क्या बोलता है, हुन्स रूल बोलता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। हुन्स रूल बोल रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद डबल करना है, ये नहीं कि दो दो इलेक्ट्रॉन। हुन्स रूल क्या कहता है, तो पहले फर्स्ट एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड, 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड, देन पेयरिंग अकर, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे, देन पेयरिंग होगी। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, पीईपी क्या बोलता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन आर फील्ड विथ अपोजिट स्पिन। अगर अपोजिट स्पिन में नहीं फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले अबव को कौन वायलेट कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ऑप्शन सी ही अबव को पहले वायलेट कर रहा है, क्योंकि 2s भरा नहीं, 2p में चला गया। बाकी सब में देख लें तो ठीक है, 2s 2p 2s में गया, फिर 2p में गया, यहाँ भी 2s और 2p, तो बाकी सब जगह तो ठीक है, मतलब ये सब तो पहले ही गलत हो गया। बाकी भी वायलेट कर रहा होगा, अबव तो वायलेट कर लिया, क्या यहाँ हुन्स रूल वायलेट कर लिया, हाँ यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन था पहले यहाँ भरना चाहिए था, तो ये भी वायलेट कर गया है, तो हुन्स रूल भी वायलेट। क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट कर गया, हाँ दोनों का एक तरह से है ना, अपोजिट में स्पिन में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा सही आंसर। अबव को भी वायलेट कर रहा है, हुन्स रूल को वायलेट कर रहा है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहा है क्योंकि दोनों का स्पिन एक ही तरफ है, इसका भी हाफ इसका हाफ, इसको अपोजिट करना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d5। तो ये तो हमारे पास अभी हम लोगों ने इसको किया भी था, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। टाइटेनियम की बात करें तो आर्गन 4s2 3d2, ये सब अंदर फिल किए, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, आर्गन 4s2 3d3, तो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 13 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएंगे। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, मैंगनीज के पास हुआ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिडिक्ट द टोटल स्पिन इन निकेल 2+ आयन। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, वो होता क्या है, आर्गन 4s2 3d8। यहाँ तो सब स्पिन 0 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्लस आप माइनस आप से सब कैंसिल हो जाएंगे। 3d8 को बना लेते हैं, अगर मैं निकेल 2+ करूँगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d8। अब d8 को बना लेते हैं, d8 कैसे बनेगा, थोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर d8 हो गया,
ये तो प्लस हाफ माइनस हाफ से ये सब जीरो हो जाएंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ये अब ये बच जाएंगे। या तो इसको प्लस हाफ मान लो, या तो माइनस हाफ मान लो, लेकिन जो मानोगे एक ही मानोगे, ठीक है, क्योंकि देयर आर नो क्लासिकल एनालॉग, कुछ भी भर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हाफ से 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस हाफ से -1 हो जाएगा। तो या तो +1 होगा या तो -1। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू 2.85 है। तो एक चीज़ याद रखना है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो म्यू की वैल्यू आती है 1.73। 2 आता है तो हो जाता है म्यू की वैल्यू आ जाती है, तो अगर हम बात करें तो 2.83 के आसपास। एन की वैल्यू 3 हो जाती है तो म्यू की वैल्यू 3.83 आ जाती है समथिंग। 4 आएगी तो 4.9 के आसपास आ जाती है। 5 आएगी तो 5.9 के आसपास आ जाएगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा होगी, मतलब 2 से थोड़ा कम, 1 से ज़्यादा। मतलब 1 है तो ये पॉइंट के पहले जो नंबर है वही होगा, 2 है तो पॉइंट के पहले जो नंबर, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो यहाँ 2 आगे है तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से पता चल जाएगा 2। कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। ये क्या, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में n × n+2, यहाँ 2.85 रख के स्क्वायर करके यहाँ n निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें देख लेना है कि जो भी एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन +2, नाइट्रोजन +2, ऑक्सीजन +2 और फ्लोरीन +2, जिसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसी का मैग्नेटिक मोमेंट 2.85 होगा। तो कार्बन +2 का क्या होगा, तो पहले तो कार्बन +2 से पहले कार्बन का कन्फिगरेशन कर लेंगे। कार्बन का कन्फिगरेशन क्या होता है, होता है 1s2 2s2 2p2, और जब कार्बन +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2। तो यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब नाइट्रोजन +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 2p1 से। तो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही आएगा। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं 1s2 2s2 2p4, लेकिन ऑक्सीजन +2 में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, दिख रहा है कि नहीं, ये 2, तो n की वैल्यू यहाँ 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी डी भी चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5। अब फ्लोरीन में है तो अब फ्लोरीन +2 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अगर हम 2p3 बनाएंगे तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन +2 जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे, √n तो 2 × 2 + 2 √8 जो कि 2.85 के बराबर ही आएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या होता है, तो हमें पता है r = होता है 0.529 n²/z। तो हम n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 0.529 1/1, तो 0.529, और ये आता है यूनिट एंगस्ट्रॉम में। तो ए तो आर हो जाएगा बिना डाउट के, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ए जैसे आर हुआ सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बी क्या हो जाएगा, रेडियस की बात करें एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, बी हो जाएगा एस। और फिर उसके बाद अगर हमें एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट -13.6, बी हो जाएगा पी। और डी क्या हो जाएगा, क्यू, सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए -3.4। तो आपको पता है एनर्जी कैसे निकालते हैं, -13.6 Z²/n² वाले फार्मूले से। तो ये आ जाएगा, रख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन NH सेल क्या होता है, वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है n²। तो ए का हो जाएगा s। अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल बात करूँ तो हो जाए 2 × 2l+1, तो बी का हो जाएगा p। नंबर ऑफ सबसेल इन NH सेल तो सी का हो जाएगा q। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा r 2l+1। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये फार्मूला होता है, ये हमें याद होता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि याद ही करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोडल प्लेन बताना। नोडल प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो मान लेते हैं अगर YZ प्लेन है और इसमें इलेक्ट्रॉन है तो नोडल प्लेन इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा। तो YZ के परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, एक तो XY हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा
एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई जेड में इलेक्ट्रॉन है तो वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो एक्स वाई होगा या तो एक्स जेड। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.05%। तो इसका डेल्टा वी मतलब जो स्पीड है उसकी एक्यूरेसी क्या होगा, 600 का 0.05%, तो 0.005 डिवाइडेड बाई 100 यह आ जाएगा 0.030 मीटर पर सेकेंड। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स निकालना है। तो हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से सारा सॉल्व कर लेंगे, इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। एच पता है क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, मास क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो आ जाएगा वो 0.030। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ मीटर, सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, समथिंग लाइक ऑप्शन सी के बराबर आ जाएगा 1.92। तो 1.92 टू 10⁻³ इसको जब सॉल्व करेंगे तो बस हमें क्या करना, डेल्टा वी की वैल्यू जितनी एक्यूरेसी थी उसको निकाल लिया, क्योंकि ये वेलोसिटी और कितना उसकी एक्यूरेसी है, तो डेल्टा भी उसी से आता है मल्टीप्लिकेशन से, और इसको सॉल्व कर लिया HUP वाले फार्मूले लगा के, HUP का फार्मूला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम। तो यही तो होता है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो मिनिमम क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है, वो हमें याद होना चाहिए, वो होता है एच अपॉन 2 पाई अंडर रूट में एल मल्टीप्लाई एल प्लस 1। तो इनमें जिसकी एल की वैल्यू बराबर होगी, एल की वैल्यू बराबर होगी वो आंसर हो जाएगा। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1, यहाँ एस के लिए एल की वैल्यू 0 और पी के लिए 1, यहाँ पी के लिए एल की वैल्यू 1, यहाँ भी पी है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पी के लिए 1 और डी के लिए 2। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि एल बराबर हो जाएगा तो ओ एम भी 2p और 3p के लिए बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है, विच क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड बताता है हमारा एल की वैल्यू, यही एच अपॉन 2 पाई अंडर ओ एम एच अपॉन 2 पाई अंडर में एल मल्टीप्लाई बाई एल प्लस 1। तो ये मैग्नीट्यूड बताता है एल एंड डायरेक्शन बताता है एम कि किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो एल एंड एम इज़ द करेक्ट आंसर, मैग्नीट्यूड एल और डायरेक्शन एम। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन को ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव एम इज इक्वल टू +1 एंड एस इज इक्वल टू -12। तो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले तो हमें Fe2+ है, तो Fe2+ होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अगर हम पूरा करेंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d6 ही बचेगा, 4s 0 हो जाएगा। अब इसको फिल कर लेते हैं। हमें पता है S में तो m1 हो नहीं सकता, क्योंकि S के लिए L की वैल्यू भी 0 होती है और m की वैल्यू भी 0 होती है। ये वाला भी नहीं होगा, यहाँ भी L0 m0। तो बचा कौन सा ऑर्बिटल, ये बचा 2p6। 2p6 कैसे भरेंगे, 2-2 करके भर, मतलब एक करके फिर 2-2 करके मतलब हो जाएगा। और 3p6 और एक 3d6 भी हमारे पास होगा, 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके लिए m+1 और स्पिन माइनस, तो ये मान लेते हैं +1 0 -1 ये होता है, ये भी +1 0 -1 होता है, ये -2 -1 या फिर +2, जिस तरह से आपको लेना है, +2 +1 0 -1 -2, हालांकि -1 0 +1 इस तरह से लेते हैं। तो इसको आप कर सकते हैं जो भी। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच है m इज इक्वल टू +1 एंड स्पिन इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं इसको +½ मान लेता हूँ तो m इज इक्वल टू +1 एक ही है, यहाँ एक है, और स्पिन भी इनमें से एक ही की -½ होगी, एक की +½ होगी, तो एक हो जाएगा ये,
उसी तरह यहाँ भी +1 और -1/2 ये हो जाएगा 1, और यहाँ भी ये मिनिमम हो जाएगा। अब मैक्स, और ये भी हमारा 1 और ये +1/2 और -1/2 दोनों हो सकती है। अगर हमारे पास मैंने अगर -1/2 माना तब तो ये 3 हो जाएगा, अगर +1/2 माना तो 2 ही होगा। तो मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम होगा 3 और मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा 2, क्योंकि इसको काउंट नहीं करेंगे +1/2 को। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो सारे इलेक्ट्रॉन लिखने हैं और फिर उसके बारे में सोचना है कि m की वैल्यू +1 कब हो सकती है। तो ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये सब m की वैल्यूज़ हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड जो होता है एक्चुअली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कि कितने इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्या कर रहा है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो हमें एक फार्मूला पता होता है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो लैम्डा इक्वल टू 12.3 अंडर रूट में v वाला फार्मूला लगा सकते हैं और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो बस हम क्या करेंगे 12.3 अंडर रूट v क्या है 100 वोल्ट दिया, वोल्टेज क्या दिया 100 वोल्ट, तो अंडर 100 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो अंडर 100 की वैल्यू आ जाएगी 10, तो यह आ जाएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये वो फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक एटम है जिसका मास नंबर, मतलब मान लेते हैं x कोई एटम है, उसका मास नंबर 13 है और उसके पास न्यूट्रॉन 7 है। न्यूट्रॉन कितना है 7। तो हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर 13 है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है 7, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा 13 - 7, प्रोटॉन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। प्रोटॉन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। 47 की बात करें तो 47 अगर हम सॉल्व करें तो फार्मूला क्या लगेगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट विथ ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। फार्मूला तो ये लगेगा ना, एनर्जी इज इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा। हमें नंबर ऑफ फोटॉन निकलना है, n इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन hc हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू क्या दी हुई है, एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 1 जूल। लैम्डा क्या दिया है 4000 पिकोमीटर, तो 4000 इंटू 10 की पावर -12। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4000 और 10 की पावर -26 ऊपर जाएगा 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 16 26 डिवाइडेड बाई 6.63 मल्टीप्लाई बाई 3 अराउंड 2 के बराबर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 14 और ये 20 के अराउंड आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4000 इंटू 10 की पावर 20। तो आ जाएगा क्या, सॉल्व करने पे आ जाएगा क्या, फिर इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 16 के आसपास। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ग्राफ बनाना है किसके, एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच में। तो अगर हम एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। तो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Z² होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर मैं इसको मान लेता हूँ इस पूरे को -m, तो -mx, तो y इक्वल टू -mx ओरिजिन से पास करेगा तो इसी तरह जाएगा e वर्सेस Z² का ग्राफ, क्योंकि इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको x, और ये जो आएगा वो हमारा m हो जाएगा ये सब। तो ये हमारा आ जाएगा e इक्वल टू Z²। ये नेगेटिव स्लोप है, घट रहा है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर। तो Fe का हमें पता है क्या होता है, आर्गन 3d6 4s2। तो Fe3+ का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, फिर एक यहाँ से जाना पड़ेगा, तो आर्गन क्या हो जाएगा 3d5 4s0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है। तो अगर हम बात करें तो K+ का एटॉमिक नंबर क्या होता है पोटेशियम का 19 - 1, ये भी 18 हो गया।
सल्फ़र के पास 16 -2 है तो +2 कर देंगे 18 हो जाएगा। स्कैंडियम 21 है -3 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। Na+ में क्या होगा, अगर हम 11 - 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे 8 होगा, हाइड्रोजन पे 3 तो 11 - 1 यहाँ भी 10 हो जाएगा। नाइट्रोजन पे 7 और 4 11 - 1 यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो ये दोनों तो ए और बी तो हमारे आंसर हो जाएंगे। देख लेते हैं ए और बी किस में नहीं है, तो इन दोनों में नहीं है तो ये कट गया, इन्हीं दोनों में आंसर होगा। अब सी और डी चेक कर लेते हैं। सी में अगर देखेंगे तो यहाँ कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8 2 16 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास 8 3 11 -1 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यही हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 16 - 2 14, नाइट्रोजन 7 होता है 7 2 14 और कार्बन 6 2 12 और 2 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 14। तो तीनों की तीनों 14 आ जाएंगे तो हमारा ABD आंसर हो जाएगा और सी वाला नहीं होगा। तो ABD इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने डिफरेंट वैरायटी के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ इससे रिलेटेड इसके PDFs भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आप हमसे पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं। तो और जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको ये क्लास आज भी समझ में आई होगी। थैंक यू।